Hello students, welcome to my channel Wisdom Classes. Today we will study class 8 chapter first crop production and management. आज हमारा जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ क्रॉप, क्रॉप क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे उसके प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो क्रॉप क्या होती है? क्रॉप मीन्स होता है फसल। तो क्रॉप होती क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो हम प्लांट्स लगाते हैं एक लार्ज स्केल पर, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। तो सबसे पहले हमें क्रॉप की नीड क्यों पड़ती है? आप सभी जानते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सबको नीड होती है किसकी? फूड की। बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी, कीप्स अस हेल्थी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। आपको पता है कि जो फूड हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हम हेल्थी रहते हैं और इसी की वजह से हम ग्रो करते हैं। और जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं वो भी रिपेयर होते हैं। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की। और फूड हमें मिलता किससे है? क्रॉप से। तो क्रॉप्स को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट देयर फूड। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड को कैसे लेते हैं या कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने 7th क्लास में पहले पढ़ा था कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और एनिमल्स क्या होते हैं? जिनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। मीन्स क्या है कि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वे अपना फूड अपने आप बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस। सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बट एनिमल्स कांट प्रिपेयर ऑन फूड। सो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। फिर एनिमल्स को एनर्जी कैसे मिलती है? वे अपना खाना अपने आप नहीं बना सकते, इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रॉप्स को ग्रो करने की। क्रॉप्स हम सेम काइंड्स के प्लांट्स जब लार्ज स्केल पर ग्रोन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। अब इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, उन सब प्रैक्टिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताई जा रही हैं 2 टाइप्स की बताएंगे। फर्स्ट है कि आपका सीज़न पर डिपेंड करती हैं जो हमारी क्रॉप है, कि क्रॉप्स हमारे जो है मेजर टाइप्स हैं, क्रॉप्स के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है कि आपका रबी क्रॉप और सेकेंड है हमारी खारिफ क्रॉप। ये किस पर डिपेंड है? जो रबी क्रॉप्स हैं और खारिफ, ये डिपेंड ऑन सीज़न, कि सीज़न कौन से सीज़न में ये बोई जाती हैं और कौन से सीज़न में ये हार्वेस्ट होकर हमें मिलती हैं। तो क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द सीज़न देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इसलिए क्रॉप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है हमारा? खारिफ क्रॉप एंड सेकेंड है हमारा राबी क्रॉप्स। मीन्स क्या है कि जो खारिफ क्रॉप्स होती हैं, खारिफ क्रॉप्स जो आपकी ग्रो होती हैं इन रेनी सीजन में। मीन्स रेनी सीजन क्या होता है हमारा? जून टू सितंबर। तो इसमें क्या होता है? जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हाँ, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वो उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? खारिफ क्रॉप्स। जैसे कि हमारा पैडी है और हमारा मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, इन सबको किसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है? पानी की। इसलिए इनको हम रेनी सीजन में सोन करते हैं। सेकंड है हमारी राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स का मतलब है कि जो विंटर में बोई जाती हैं, जैसे कि अक्टूबर में बोएंगे और मार्च में काट देते हैं या मार्च में हमें मिलती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? राबी क्रॉप्स। जैसे आपने देखा होगा गेहूं है, गेहूं हम कब बोते हैं? अक्टूबर में बोते हैं और जब मार्च फागुन का महीना आता है उसमें हम इसको काटते हैं, हार्वेस्ट होकर हमें तैयार होकर मिलती है। तो जितने भी जैसे आपके ग्राम है, पी है, मस्टर्ड प्लांट है, ये सब क्या है? हमारी राबी क्रॉप्स हैं, जिनको अक्टूबर में बोते हैं और मार्च तक काटते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप्स। अब इनके अलावा हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम खाते हैं। ये कौन सी क्रॉप्स में आते हैं? ये क्रॉप्स होती हैं हमारी जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि आपका जितने भी आपके फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनको सीजनल बोलते हैं। सीजनल मीन्स सीज़न के अकॉर्डिंग इनको बोया जाता है और काटा जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? जैद क्रॉप्स। जैद क्रॉप्स जैसे कि आपका कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ये सब क्या है? आपके जैद क्रॉप्स के अंदर आते हैं।
अब है आपका जो बेसिक प्रैक्टिस बताई हैं, ये तो थी आपकी अकॉर्डिंग टू सीज़न। बट अब आपको जो आएंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप प्रोडक्शन के आधार पर क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो इस चैप्टर में आपका मेन है वो यही पॉइंट्स हैं, जो सातों पॉइंट्स हैं आपके, कि सबसे पहले हमें कौन सा स्टेप लेना है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मींस क्या है कि जब भी हमें कोई भी क्रॉप लगानी है, कोई भी प्लांट लगाना है, तो उसके हमें सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना होता है, अपनी सोइल को। फिर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हम प्लांट लगा रहे हैं तो सोइल उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, क्योंकि हर प्रकार का टाइप का जो प्लांट्स है हर प्रकार की सोइल में नहीं उग सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑफ सोइल, सोइल को चेक करेंगे कि वो हमारे प्लांट के अकॉर्डिंग है या नहीं। दूसरा क्या करेंगे, टू लूजन एंड टर्निंग द सोइल, फिर क्या करेंगे, प्लांट जब सोइल को प्रिपेयर करते हैं तो सोइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं एंड टर्न करते हैं। दूसरा स्टेप क्या आएगा इसमें, सोइंग। सोइंग मीन्स क्या होता है, बोना। जब हमें सोइल को तैयार कर लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे, सीड को सो करते हैं। को जो भी हमें प्लांट लगाना है, जिसकी भी हमें फसल तैयार करनी है, उसके सीड को बोते हैं। थर्ड है हमारा स्टेप एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसमें फिर इसके बाद क्या ऐड करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या काम करते हैं, जो सोइल की न्यूट्रिएंट्स पावर कम हो गई हैं उनको बनाए रखने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। सिंचाई क्या मतलब, प्लांट्स को रेगुलर टाइम पर पानी देना। प्लांट्स को आपको पता है प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, पानी की, क्योंकि पानी के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस में जैसे 4 मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, क्या क्या, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब के लिए इरिगेशन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब प्रोटेक्शन वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करें अपनी फसल को, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज़ वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमारी क्रॉप के साथ अपने आप ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स। मीन्स अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे प्लांट्स जो स्वयं ही ग्रो कर जाते हैं विद क्रॉप, उसे हम क्या बोलते हैं, वीड्स। इन वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि जितने भी वीड्स होते हैं वो वीड्स क्या काम करते हैं कि वो सोइल में स्पेस लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स पावर कम कर देते हैं, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है हमारी क्रॉप को, इसलिए वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसे खेतों से हम काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसका लास्ट स्टेप जो होता है इसका, स्टोरेज। जो भी हमारी क्रॉप हमने ग्रो की है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने का क्यों करते हैं, क्योंकि इतनी सारी क्रॉप को कैसे सेफ रखना है पूरे साल के लिए, उनको किससे बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, रैट से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर आदि से बचाने के लिए उनको स्टोरेज किया जाता है। तो ये बड़े बड़े ग्रेनीज में होता है। ये जो हमारे सातों स्टेप्स थे, ये सब स्टेप्स के बारे में हम डीपली रूप से अब आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। प्रिपरेशन ऑफ सोइल फर्स्ट है कि सोइल की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो वाई डू वी लूज और टर्निंग द सोइल, कि हमने जो सोइल है उसको लूज़ या टर्न क्यों करते हैं। तो जो ये डायग्राम आपको दिखाया गया है, इस डायग्राम में आप देख लेंगे कि जो ट्रैक्टर है वो सोइल को क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है एंड टर्न कर रहा है। कि मीन्स क्या है कि लूजनिंग द सोइल इम्पोर्टेंट क्यों होती है। लूजनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो हम सीड बो रहे हैं, बोने से पहले मिट्टी क्या होती है, जो सोइल होती है हमारी, वो क्या हो कि थोड़ी सी ढीली हो जाए, इजीली जो है उसमें ब्रीथ इजीली हो जाए और जो हमारी रूट्स नीचे तक डीपली जा सके, जिससे उन्हें वाटर आराम से मिल सके।
नेक्स्ट है हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स एंड अर्थवॉर्म एंड ऐड ह्यूमस टू द सोइल एंड टर्न लूजन द सोइल। दूसरा, जब हम सोइल को लूज़ कर देते हैं तो उसमें इजीली माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म ग्रो करते हैं। आपको पता है अर्थवॉर्म क्या होते हैं? फार्मर फ्रेंड्स। अर्थवॉर्म का काम क्या होता है कि सोइल को ये टर्निंग में भी हेल्प करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स पावर को भी बढ़ा देते हैं। इसलिए इन सबको उगाने के लिए हमें सोइल को लूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि अब द प्रोसेस यूज टू लूजन एंड टर्न द सोइल इज़ कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग। अब जो हमने जो प्रोसेस यूज़ किया है कि द प्रोसेस यूज टू लूजन, जो हमने ये प्रोसेस किया है लूज़ करने के लिए, टर्निंग करने के लिए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लगिंग। अब ये किसी टूल्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? जैसे प्लग है, प्लगिंग कराएगा तो उससे क्या हो जाएगी? हमारी सोइल लूज़ हो जाती है। लेवलिंग इज़ डन। लेवलिंग का मतलब होता है कि सोइल को इकसार करना। मीन्स कैसे कि आपको पता है सोइल के अंदर बिग क्रम्स होते हैं, जो सोइल में के अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करने का काम कौन करता है? लेवलर। तो लेवलर, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को लेवलिंग। तो लेवलिंग हेल्प करता है किसमें? दो इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग एंड इरिगेशन। तो स्टेप बाय स्टेप एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है वो आपके ये हैं, जो सातों स्टेप अब आपको नीचे बताए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो मैंने आपको बताया प्लगिंग के लिए ज़रूरी है, वो क्या क्या है आपका? प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। अब वाई इज़ लेवलिंग द फील्ड इम्पोर्टेंट। हमारी फील्ड में जो है लेवलिंग क्यों ज़रूरी होती है? लेवलिंग क्यों ज़रूरी होती है? लेवलिंग का काम क्या है कि हमारी जो सोइल है एक तो लेवल में आ जाती हैं, जो बड़े बड़े क्रम्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है? हमारी इकसार हो जाती है, जिससे इरिगेशन में भी जो है सुविधा मिलती है। और जो फोरो जो हम डालते हैं सीड ड्रिल के द्वारा सीड डालते हैं, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। अब है आपका आगे कि इट, दूसरा जो हमारी लेवलिंग है ये इट इंश्योर करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इरिगेशन का। जो मैंने आपको बताया कि इरिगेशन में इक्वल इरिगेशन, मतलब जब हमारी मिट्टी जो हमारी सोइल है वो इकसार हो गई है, लेवलर हो गई है, तो इरिगेशन में जब वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्रॉप के ईच पार्ट को, प्रत्येक पार्ट को समान मात्रा में मिलता है। अब है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज़ फॉर लेवलिंग, कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट हैं जो लेवलिंग में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिखाए गए जा रहे हैं कि दोनों डायग्राम क्या है कि जो फैला है आपका ये ट्रेडिशनल मेथड है, इस ट्रेडिशनल मेथड है, और ये आपका क्या है? मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि ऑक्स जो बैल होती थी वो क्या करते कि स्क्रैपर को खींचती थी, बट ये टाइम ज़्यादा लेता था, मेहनत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम में क्या होता है, जो ये आपका लेज़र लैंड लेवलर है ये क्या करता है? जल्दी हमारे काम को कर देता है और ये हमारे सोइल को भी अच्छी तरह से लेवर में ला देता है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे सोइंग। सोइंग क्या होता है कि सोइंग मीन्स होता है बोना। अब हमें क्या बोना है? जो भी हमें क्रॉप को ग्रो करना है उसको हम क्या करना है? सो करना है। सोन करने के लिए हमें अपने सीड को पहले चेक करना पड़ता है कि हम जो फार्मर सीड यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? सीड आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए एंड गिव हाई यील्ड, और आपको हाई यील्ड में मिलना चाहिए। इसके लिए आपका जो सिलेक्शन होगा सीड का वो कैसे होना चाहिए? सबसे पहले हमें डिपेंड्स होना चाहिए अपनी सोइल पर, कि सोइल, वहाँ का क्लाइमेट, इरिगेशन मेथड जो हैं ये सब फैक्टर हैं जो डिपेंड होते हैं किस पर? सोइंग पर। अब इसके लिए हमारे जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन है इनके द्वारा सीड की क्वालिटी हमें पता लग जाती है, ये सीड हमें प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है हम इस एक्टिविटी को घर में भी कर सकते हैं। आप कुछ सीड लेकर पानी में भिगोएंगे, भिगोने के बाद जब देखेंगे जो सीड नीचे बैठ जाते हैं, मीन्स जो भारी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हल्के होते हैं वो ऊपर तैरते हैं, तो जो भारी सीड होता है वो सिंक हो जाता है वाटर में। तो इससे क्या पता लगता है? जो सीड नीचे बैठ गया है वो सीड हमारा क्या है? हेल्थी है। और जो सीड ऊपर फ्लोट कर रहा है वो क्या है? हमारा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मीन्स वो क्या है? हमारा डैमेज सीड है। अब है आपका व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल सोइंग। बोने के समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? वाइल सोइंग सीड,
जब हम सीड को बोते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू मेक श्योर, हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि सीड हमारा कैसा हो, हेल्थी हो और हाई क्वालिटी का हो। सेकंड है कि ये जब हम इसे प्लांटेड करें तो एट करेक्ट डिस्टेंस पर होना चाहिए और उसे प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलना चाहिए, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। इन सब चीज़ें यदि प्रॉपर मिलेंगी तभी हमारा सीड अच्छे से ग्रो कर सकता है। दे मस्ट बी शोन डीप इन एनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड जब हम इन्हें बोते हैं तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है किससे, एनिमल से और बर्ड्स से। ऑन विंड बट नोट सो डीप डैट दे मे नोट गेट एनफ एयर टू जर्मिनेट। लेकिन जब हमारी जो सीड हैं, नोट सो डीप डैट दे मे नोट, उन्हें यदि प्रॉपर अमाउंट में एयर नहीं मिलेंगे तो वे भी तब भी जर्मिनेट नहीं करते हैं। वह इट इज़ बेटर टू सो सीड्स यूनिफॉर्मली। कैसे बेटर है कि हम जब सीड को बोते हैं यूनिफॉर्मली, कैसे पॉसिबल है, तो आप सब जानते हैं कि सीड शुड बी प्लांटेड। हमें सीड को कैसे प्लांटेड करना है, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पर। ये किसके द्वारा संभव होता है, सीड ड्रिल के द्वारा, जो डायग्राम आपको दिखाया जाएगा। अभी आपका डायग्राम दिखाते हैं। ऊपर सीड ड्रिल मीन्स, ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है सीड ड्रिल, इसमें क्या होती हैं, आपकी फोरो होती हैं और इसमें सीड प्रॉपर डिस्टेंस पर गिरता है, प्रॉपर डीप डेप्थ में गिरता है। इससे जो सीड ड्रिल के द्वारा जो हमारा सीड है इक्वल डिस्टेंस लेकर अलग अलग स्पेस पर गिरता है। तो ये हेल्प्स करता है सीड ड्रिल सीड को बोने में। अब है आपका आगे का वाई आर प्लांट केप्ट इन स्मॉल बैग इन नर्सरी। हमें जो ये आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट हम सॉइल में नहीं बो सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट्स को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो उन्हें कहाँ मिलती है, नर्सरी में। तो कुछ प्लांट्स डायरेक्ट खेतों में या फील्ड्स में नहीं बोए जा सकते, उन्हें बोने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, नर्सरी की। क्योंकि नर्सरी में प्रॉपर केयरिंग होती है, प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर सनलाइट दी जाती है, जिससे वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। जब वो छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, उन प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, फील्ड में। तो फ्यू प्लांट्स जैसे कि आपका पैडी है, फॉरेस्ट प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फर्स्ट ग्रो इन नर्सरी, नर्सरी में बोए जाते हैं। फिर ये जब सीडलिंग्स के लिए तैयार होते हैं एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू प्लांट्स मैनुअली, और उन्हें मैनुअली क्या है, ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इन द फील्ड में। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। जब हमने सीड को बो दिया, बोने के बाद आफ्टर सोइंग ऐड करेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्यों ऐड किए जाते हैं? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैन्योर होता क्या है, व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। मैन्योर मैनमेड होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं। अब सोइल में हमें सोइल में हमें क्यों डालना होता है इन्हें, क्योंकि इन्हें ऐड करने से क्या बेनिफिट होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब कोई भी क्रॉप सोइल के अंदर ग्रो करती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की यदि कमी हो जाती है, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हमें किसको ऐड करना पड़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से जो सोइल की रिप्लेंसिस पावर है, जो कम हो गई है, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, उनको इंश्योर करने के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए, कि जिससे हमारे प्लांट्स हैं हेल्थी हों, अच्छे, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले। वाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर डैट फार्मर कैन यूज़। आपको पता है कि जो मैन्योर होता है, मैन्योर कैसे बनता है, जो मैन्योर है आपका, वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। और वो कैसे बनता है, जो आपके पत्ते होते हैं, जो आपके डैमेज लीफ होती हैं या गोबर होता है, खाद, उनसे बनाई ये मैन्योर, उनसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद जो रॉ मैन्योर इज़ ए मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जो मैन्योर होता है वो किसका मिक्सचर होता है, कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट का।
एंड कंपोस्ट इज़ वेल रोटेड प्लांट। और कंपोस्ट क्या होती है, जो हमारे सड़े गले प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स का रेजिड्यू होता है, उन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंपोस्ट। तो ये सब क्या है, हमारे मैन्योर। बट जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, और इनकी लिमिट से ज़्यादा अमाउंट यदि हम क्रॉप को देते हैं तो इससे हमारी क्रॉप क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और ये पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं और हमारे लिए भी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स के लिए बेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ग्रीन मैन्योरी, जो मैन मेड होते हैं, ईज़िली हम इसको अपने आप बना सकते हैं। अब जो आपका है ये बायो फर्टिलाइज़र एंड वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तो जो है कि ये आपका एक कंपोस्ट का टाइप है, और किसके द्वारा, कंपोस्ट जो बनी थी आपकी किससे बनी थी, जो आपके सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, मींस जैसे प्लांट्स हैं उनका रेजिड्यू या एनिमल्स का, उन सब के द्वारा मैन्योर बनती हैं। बट वर्मी कंपोस्ट कब बनती है, इसमें आपकी जो कंपोस्ट तैयार होती है वो किसके थ्रू होती है, जब हम अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, रेड अर्थवॉर्म इसमें यूज किए जाते हैं, तब उस प्रोसेस के द्वारा हमारा क्या बनता है, वर्मी कंपोस्ट। अब आपका जो ये बायो फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं कि दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनाइज्म मीन्स, जैसे आपने राइजोबियम नाम सुना होगा। राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, अपने एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट्स को देता है सोलेबल रूप में। जो प्लांट्स डायरेक्ट एटमॉस्फेयर, क्योंकि कुछ प्लांट्स जितने भी होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो राइजोबियम क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सोलेबल रूप में प्लांट्स को देता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा करता है। जो नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइज़र होते हैं, ये क्या है हमारे कि बायो फर्टिलाइज़र कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हैं, डैट आर वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहाँ यूज किए जाते हैं, ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एंड मेक एग्रीकल्चर सस्टेनल, कि हमारे एग्रीकल्चर को क्या बनाते हैं, ये सस्टेनेबल बना देते हैं। एंड वर्मी कंपोस्ट आपको क्लियर हो चुका है। वाट आर 3 मेथड्स ऑफ रिप्लेंसेस द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब 3 मेथड्स क्या हैं जिससे हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेंसेस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सोइल। सबसे पहले हमें क्या ऐड करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर। दूसरा है केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र को ऐड करना चाहिए। एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सोइल, एडिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, एंड थर्ड है हमारा लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड। मीन्स क्या है कि कुछ टाइम के लिए अपनी सोइल को ऐसे ही या तो खाली छोड़ दो या उसके अंदर कोई और क्रॉप लगा दो। क्यों, क्योंकि जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई हैं उनको रिप्लेंसेस करने के लिए या तो हमें उसे खाली छोड़ना पड़ता है या किसी दूसरी क्रॉप को लगाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटली, कि डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप होती हैं उनको ग्रोन करते हैं कैसे, अल्टरनेटली, टू अलाउ द सोइल टू रिप्लेंसेस विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेंसेस करने के लिए। इससे सोइल के अंदर किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है और सोइल हमारी जो है उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, क्रॉप रोटेशन। तो ये तीनों मेथड हैं जिससे हम सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या क्या थे कि फर्स्ट मैन्योर ऐड कर दो, सेकंड फर्टिलाइज़र ऐड कर दो, थर्ड क्या है फील्ड को या तो लीव कर दो, खाली छोड़ दो, या क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस को अपनाना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर की। इसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो हम सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसका जो बचा हुआ है उस वीडियो में दिखाया जाएगा। और आप प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब्स। और इसके जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उन्हें देखना ना भूलें। थैंक्स टू विस्डम क्लासेस।